नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस व्याख्यान में हम इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के फोर्थ पार्ट में हम किस्तों में भुगतान द्वारा ऋण पत्रों के शोधन को लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत निर्गमन के स्थान के समय ही ये तय हो जाता है कि ऋण पत्रों का प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि से शोधन होगा। अतः हर वर्ष शोधन की जाने वाली राशि से डिबेंचर अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे अपने एक एग्जाम्पल लिया कि 3 लाख रुपए के ऋण पत्र निर्गमित किए, जिनका शोधन 3 वर्ष में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से करना है, तो हर वर्ष हम 1 लाख रुपये के शोधन की प्रविष्टि कर देंगे। तो हर वर्ष जो है वो डिबेंचर अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट से हर साल 1-1 लाख रुपए का जो है वो शोधन की प्रविष्टि कर दी जाएगी और डिबेंचर अकाउंट का शेष हर साल 1 लाख रुपए कम होते होते और अंत में उनका भुगतान हो जाएगा। यदि ऐसे किस्तों में भुगतान के समय कोई प्रीमियम और रिडक्शन भी है तो उसकी भी उसी हिसाब से प्रविष्टि कर दी जाएगी। अब अपन दूसरा इसके अंतर्गत क्या है कि नेक्स्ट जो इसका मेथड है शोधन का वो होता है परिवर्तन के द्वारा शोधन। परिवर्तन द्वारा शोधन मतलब रिडम्पशन बाई जो है वो कन्वर्जन अपन करते हैं। तो परिवर्तन द्वारा शोधन करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे जो भी ऋण पत्र होते हैं उनको या तो नए ऋण पत्रों में परिवर्तित कर दिया जाता है या उनको अंश, अधिमान अंश या इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जैसा भी कन्वर्जन है उसके हिसाब से उसकी प्रविष्टि की जाती है। लेकिन इसमें विशेष तौर से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब परिवर्तन द्वारा शोधन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो प्रीमियम की जो उनकी जो राशि होती है, उनको देय राशि होती है ऋण पत्रधारियों को, वो अपन ऋण पत्रधारी खाते में पहले ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद में उसका शोधन का काम करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे उनको प्रीमियम पर भी शोधन करना होता है तो प्रीमियम और उनका सम मूल्य सहित उनकी जो राशि देय होती है उसको होल्डर अकाउंट में डाल देते हैं। उसके बाद में होल्डर अकाउंट को पेमेंट करते हैं तो कोई अंश देते हैं तो अंश से कर देते हैं, ऋण पत्र देते हैं तो ऋण पत्रों से कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक बात तो निश्चित है कि चूंकि ये ऐसा नहीं है कि नए जनता में कोई अंश जारी किए जा रहे हैं और फिर उससे कैश आ रहा है, उनको कैश पेमेंट है। इनको कैश पेमेंट इस स्थिति में होता ही नहीं है। इसमें कैश पेमेंट अपन करना ही नहीं पड़ता है इसके अंतर्गत, क्योंकि उनको केवल कन्वर्ट ही किया जा रहा है। तो पुराने जो ऋण पत्र वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए ऋण पत्र या नए अंश आ जाते हैं। तो इसकी जो है वो सिंपल प्रविष्टि सबसे पहले होल्डर अकाउंट में राशि को डाला जाता है। तो डिबेंचर अकाउंट DR2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट कर दिया। जैसे ऊपर 3 लाख रुपए थे, ये राशि ये प्रविष्टि हम कब करते हैं, मान लो 3 साल के बाद में इनका रिडम्पशन करना है तो 3 साल के अंत में ये प्रविष्टि की जाएगी। और उसके बाद में उनको अगर डिबेंचर होल्डर्स हैं 3 लाख, यदि उनको अंश देते हैं तो 2 शेयर कैपिटल कर देंगे। यदि उनको डिबेंचर नए देते हैं तो 2 न्यू डिबेंचर हो जाएंगे और यदि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देते हैं तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि इन ऋण पत्रधारियों को यदि मान लीजिए कोई भी अंश या ऋण पत्र जो हैं वो हालांकि नए ऋण पत्र या अंश का भट्टे पर निर्गमन का तो प्रावधान है नहीं, अभी ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन मान लीजिए ऐसे नए अंशों को यदि जो उनका निर्गमन है वो मान लीजिए प्रीमियम पर किया जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उनका जो कन्वर्जन करते हैं उसके लिए एक अपने को तरीका अपनाना चाहिए कि उनको देर जितनी भी राशि होती है उसको अपन होल्डर अकाउंट में डाल देते हैं। अब चाहे परिवर्तन अगर मान लो प्रीमियम पर नहीं भी करते हैं तो भी अपन ऐसा ही करते हैं कि जैसे मान लीजिए 3 लाख रुपए के ऋण पत्रधारी थे, उनको नए अंश देने होते हैं तो 3 लाख के अंतर्गत नए ऋण पत्रों के या अंशों के सममूल्य का भाग दे देते हैं। यदि निर्गमन सममूल्य पर किया जा रहा है नया, तो सममूल्य का भाग दे देते हैं। मान लीजिए इनके अंतर्गत 3 लाख रुपए के ऋण पत्रों को जो है वो मान लीजिए इनको प्रीमियम सहित शोधन किया जा रहा है, तो उनके प्रीमियम को जोड़ के जितनी राशि होती है उसमें समूल्य का यानी निर्गमन मूल्य का भाग दे देंगे। यदि मान लीजिए नए निर्गमन जो है वो प्रीमियम पर किया जा रहा है तो निर्गमन मूल्य के अंदर जब अपन नीचे भाग देंगे तो प्रीमियम सहित मूल्य को दे देंगे। तो जैसे मान लीजिए 3 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करना है और नए अंशों के द्वारा शोधन करना है और अंशों की जो नया निर्गमन है वो मान लीजिए 5 रुपये प्रीमियम पर हो रहा है। जो नए ऋण जो अंश जारी किए जाएंगे इक्विटी शेयर्स वो मान लीजिए 5 रुपये प्रीमियम पर जारी किए जा रहे हैं। तो 15 का भाग अपन देंगे तो 20,000 शेयर्स आएंगे।
अब 20,000 शेयर्स का समूल्य तो 2 लाख रुपए हुआ और 20,000 शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख हुआ। तो जो 3 लाख रुपए का जो पेमेंट होगा उस पेमेंट के अंदर क्या होगा, पेमेंट क्या एक तरह से कन्वर्जन होगा, तो उनको 2 लाख रुपए समूल्य के तो अंश मिलेंगे और 1 लाख रुपए उनके ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। कभी कभी एक ऐसा भी होता है कि जो नया निर्गमन भी प्रीमियम पर होता है और शोधन भी प्रीमियम पर होता है, तो हमें ये ध्यान रखने की बात है, ये विशेष तौर से इस तरीके की प्रविष्टि आपको अक्सर छोटे क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। तो मान लीजिए इसमें जैसे एग्जांपल दिया अपन ने कि 3 लाख रुपए का शोधन किया जा रहा है और मान लीजिए उसको 5 रुपये प्रीमियम पर उनका रिडम्पशन करना है और जो नया निर्गमन है वो मान लीजिए 20 रुपये प्रति अंश के ऊपर उनका नया निर्गमन किया जा रहा है। तो नया निर्गमन मूल्य 20 रुपये हुआ और प्रीमियम सहित 10 और 10 20 रुपये का, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसका है वो 5 रुपये के हिसाब से अपन करेंगे तो 1.5 लाख रुपये हुआ। तो इस तरीके उनको कुल मिलाकर के 4.5 लाख रुपये देने हैं, लेकिन देने क्या है, कैश नहीं देने हैं। तो 4.5 लाख रुपये में हम 20 रुपये का भाग देंगे तो 15,750 शेयर्स आएंगे नए। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यदि शोधन भी प्रीमियम पर है और नया निर्गमन भी प्रीमियम पर किया जा रहा है तो शोधन पर प्रीमियम को उनकी ऋण पूंजी में जोड़ के वो तो ऊपर उनको दे कुल राशि हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स को, जो कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होगी टोटल मिलाकर की राशि, और उसमें निर्गमन मूल्य का अपन भाग दे देंगे, जो कि नया निर्गमन मूल्य होगा उसका भाग देंगे तो अंशों की संख्या निकल आएगी। अब जैसे इस एग्जाम्पल में 15,750 रुपये की संख्या आई तो हम सबसे पहले एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर DR, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन DR टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर अकाउंट DR 3 लाख रुपये, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन DR 1.5 लाख रुपये, और सॉरी कितने 15,000 रुपये 5 रुपये के हिसाब से, और कितने आया 5 रुपये के हिसाब से 3,000 शेयर्स के ऊपर, और कितने आए 15,000 रुपये, और 3,15,000 रुपये इनको टोटल मिला के डिबेंचर होल्डर अकाउंट में डाल दिए। अब इनको जो पेमेंट करेंगे या इनका जो कन्वर्जन करेंगे तो 3,15,000 रुपये उनको डेबिट हो जाएंगे, और शेयर कैपिटल 1,57,500 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 15,750 रुपये को 100 से गुणा करेंगे तो 1,57,500 आ जाएंगे समूल्य पर, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। अब इसमें जैसे अपने एंट्री की है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, हालांकि सिक्योरिटी प्रीमियम में इसमें 7.5 जारी थे, लेकिन ये मानते हुए कि उसका बैलेंस और भी होगा पहले से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR टू प्रीमियम रिडम्पशन करके प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। यदि मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम में 15,000 रुपये का शेष नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम 7.5 ही लिखेंगे, और बाकी राशि अपन कोई भी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट किसी से भी प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ कर देंगे। अब देखिए स्वयं के ऋण पत्रों का क्रय करके शोधन होता है। चौथा और लास्ट इसका जो प्रकार है शोधन का वो स्वयं के ऋण पत्रों को क्रय करके शोधन करने का है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों इसके अंदर एक बहुत आपको बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें स्वयं के ऋण पत्रों को जब क्रय करके शोधन करना होता है तो एक सीधी सी बात ये होती है कि ऐसा एक कंपनी जो होती है वो क्या करती है कि उनको कोई ऋण पत्रधारियों को कोई भी कैश पेमेंट नहीं होता है, लेकिन वो बाज़ार में क्या करती है कि जब उसके ऋण पत्र जो होते हैं उनको वो खुद खरीद लेती है अपने ऋण पत्रों को बाज़ार में स्टॉक एक्सचेंज से, और फिर खरीद करके उनको कैंसिल कर देती है। तो जैसे अब मान लीजिए 5 लाख रुपए का शोधन करना है तो 5 लाख रुपए के ऋण पत्र बाज़ार से क्रय कर लिए और फिर उनको रद्द कर दिया तो वो शोधन जो हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके के जो शोधन है वो 2 प्रकार के शोधन होते हैं। पहला तो वो खरीद करके तुरंत रद्द करने के लिए शोधन होता है, और दूसरा वो उसने क्या किया कि उसको शोधन को जो है वो रख लिया, मतलब तो एक तो अगर वो क्रय करके वो तुरंत रद्द कर देता है तब तो सीधी सी बात है कि डिबेंचर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट कर दिया, मतलब क्योंकि उसने शेयर खरीदे तो डिबेंचर अकाउंट जो DR करेगा तो डिबेंचर अकाउंट का बैलेंस उतनी राशि से उसकी बैलेंस शीट से भी गायब हो जाएगा। तो वो एंट्री क्या करेगा, डिबेंचर अकाउंट DR और ओवन डिबेंचर्स परचेज्ड एंड कैंसिल्ड, इसकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन एक बार और ध्यान रखने की है कि ये कंपनी ऐसा कब करती है, अक्सर वो अपने स्वयं के ऋण पत्रों को खरीद के तभी रद्द करती है जब उसके मार्केट के अंतर्गत उसके अंश जो हैं वो सम मूल्य से कम पर बिक रहे हों। जैसे मान लो 95 रुपये पर मार्केट में बिक रहे हैं और उनका सम मूल्य 100 रुपये है, तो 5 रुपये का उसको वो जब रद्द करेगा तो 5 रुपये उसको प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन हो जाएगा, यानी उसको फ़ायदा होगा, इसीलिए वो तुरंत रद्द करती है। तो आप एंट्री क्या करेंगे फिर, डिबेंचर अकाउंट DR तो 5 लाख रुपये हैं, क्योंकि 5 लाख रुपये ऋण पत्र खरीदे उसने, तो फिर वो टू बैंक अकाउंट करेगा 4,75,000 रुपये और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन
25,000 रुपये, क्योंकि 5 रुपये वो 95 रुपये पर मार्केट में बिक रहे हैं, तो 5 रुपये प्रति डिबेंचर के हिसाब से उसको जो फ़ायदा होगा उसको प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन कहेंगे। ये जो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन होता है ये पूंजीगत प्रकृति का लाभ है, ये आयगत प्रकृति का लाभ नहीं है, इसलिए प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट DR 25,000 रुपये कर देंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 25,000 रुपये कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात तो ये होगी कि जैसे कहा कि स्वयं के ऋण पत्रों को खरीदने की दो इसमें मुख्य बात हुई। एक तो उसने तुरंत रद्द करने के लिए क्रय करना है, तो सीधी सी बात यह है कि तुरंत रद्द करने के लिए क्रय करना है तो डिबेंचर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन DR टू कैपिटल रिजर्व है। लेकिन दूसरा इसका स्वयं के ऋण पत्र क्रय करने का होता है कि वो उसको विनियोग के रूप में क्रय करती है। अगर कि भाई एक बार खरीद तो लेते हैं, फिर सोचेंगे कि उसको रद्द करना है कि आगे उसको रख के बाद में बेचना है वापस बाज़ार में, तो फिर उसको विनियोग के रूप में क्रय करती है। जब वो विनियोग के रूप में क्रय करती है तो स्वयं के ऋण पत्र खरीदेगी तो डिबेंचर DR नहीं करेगी, क्योंकि डिबेंचर DR करने का मतलब तो डिबेंचर्स कैंसिल होना होता है, इसलिए वो ओन डिबेंचर्स अकाउंट DR करेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, और ओन डिबेंचर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट कर देगी। जितने राशि में भी उसके ऋण पत्र आएंगे, मान लीजिए 95 रुपये में आए तो वो 4,75,000 रुपये से एंट्री करेगी ओवन डिबेंचर DR टू बैंक अकाउंट। जितने राशि में खरीदे उतनी राशि से खरीदने की एंट्री कर देगा, ओवन डिबेंचर्स परचेज हो जाएगा। अब यदि स्वयं के ऋण पत्रों को कुछ समय के बाद में वो, अब ये हो सकता है कि जो स्वयं के ऋण पत्र जो खरीदे हैं, चूँकि वो विनियोग के रूप में जब खरीदे जाते हैं तो वो तुरंत रद्द नहीं करता, वो कुछ समय के बाद भी उनको रद्द कर सकता है, कुछ समय बाद में उनको बेच भी सकता है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। तो यदि वो स्वयं के ऋण पत्रों को कुछ समय बाद में रद्द करता है तो रद्द करेगा, तो चूंकि मैंने कहा कि रद्द करते ही डिवेंचर अकाउंट को DR करना पड़ता है, क्योंकि रद्द करने का मतलब उतने डिवेंचर शोधन होना होता है। अभी तक जब उसने ओन डिवेंचर DR टू बैंक अकाउंट किया तो ऋण पत्रों का शोधन नहीं हुआ, क्योंकि उसने और ऋण पत्र विनियोग के रूप में खरीदे हैं। उसके इन्वेस्टमेंट के हेडिंग में ओन डिवेंचर शो होंगे और डिवेंचर अकाउंट का बैलेंस यथावत रहता है। लेकिन कुछ समय बाद में जो स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करता है तो रद्द करते ही डिवेंचर अकाउंट को DR करना पड़ता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो ही वो रद्द करता है तो रद्द करेगा तो डिवेंचर अकाउंट DR टू ओवन डिवेंचर करेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट तो करेगा नहीं, अब तो कोई खरीद तो रहा नहीं है। तो टू ओवन डिवेंचर, जितने ओवन डिवेंचर थे उनको ही कैंसिल कर रहा है, तो डिवेंचर DR टू ओवन डिवेंचर हो गए। और अब जो डिफरेंस राशि है डिवेंचर और ओवन डिवेंचर के बीच की, वो राशि जो है वो उसकी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन हो जाएगी, और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि यदि वो स्वयं के ऋण पत्रों को विनियोग के रूप में क्रय किया था और उन ऋण पत्रों को वो बाजार में बेच रहा है, यानी रद्द नहीं कर रहा है, तो फिर डिवेंचर का शोधन ही नहीं हुआ, वो शोधन नहीं माना जाएगा। रद्द नहीं किया, ओवन डिवेंचर को बेच रहा है तो बैंक अकाउंट DR टू ओवन डिवेंचर करेगा। जैसे बैंक अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंट की तरह वो बेच देगा, और जो बेचने से जो लाभ या हानि होगा उसको हम प्रॉफिट ऑन सेल या टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करेंगे। यानी विनियोगों के बेचने का लाभ आयगत प्रकृति का लाभ माना जाएगा, जबकि विनियोगों को रद्द करने का लाभ पूंजीगत प्रकृति का लाभ माना जाएगा, और उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो स्वयं के ऋण पत्रों को जब कुछ समय बाद में बेचा जाएगा तो एंट्री बैंक अकाउंट DR टू ओवन डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगी, यानी ओवन डिवेंचर्स सोल्ड। तो ये जो स्वयं के ऋण पत्रों के बारे में अपन ने ये देखा कि जितने भी स्वयं के ऋण पत्र होते हैं उनको किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट होता है। दो प्रकार का जैसे ट्रीटमेंट, तुरंत रद्द करने के लिए क्रय या विनियोग के रूप में क्रय। और विनियोग के रूप में क्रय करने पर कुछ समय बाद, तुरंत नहीं, कुछ समय बाद उनको रद्द करना या कुछ समय बाद उनको बेच देना। इस प्रकार से कुल मिलाकर के स्वयं के ऋण पत्रों के बारे में क्या ध्यान रखना है कि जब भी स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द किया जाता है तो डिबेंचर अकाउंट DR होते हैं, और रद्द करने पर ही शोधन होता है। विनियोग के रूप में क्रय करना और फिर बेचने पर शोधन नहीं होता। ये बात आपको विशेष तौर से इसमें ध्यान रखने की बात है। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। ये व्याख्यान अपना पूरा होता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से थोड़ा समझना, कुछ जो है वो प्रैक्टिस आपको बुक में से कुछ एग्जांपल्स देख कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। मूल रूप से कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।